दोस्तों दुनिया में तकरीबन 2/3 आबादी यानी 5 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पे बेस्ड सोशल मीडिया को इस वक्त इंफॉर्मेशन तक टाइमली एक्सेस करने का तेज तरीन जरिया समझा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 2 बिलियन वेबसाइट्स मौजूद हैं जो इंटरनेट सार्फिन को इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट फराहम कर रही हैं। आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट कैसे काम करता है? ये अरबों इंटरनेट सार्फिन और 2 अरब वेबसाइट्स कैसे जुड़े हुए हैं? इंटरनेट का मालिक कौन है और इंटरनेट को कौन कंट्रोल कर सकता है? इस टॉपिक से मुतल्लिक दिलचस्प सवालात के जवाबात आपको आज हमारी वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों इंटरनेट की करंट फेस जिससे हम वाकिफ हैं लाखों कंप्यूटर्स के ग्लोबल नेटवर्क के जरिए चलाया जा रहा है जो मुख्तलिफ लेयर्स की शक्ल में इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या सोशल मीडिया का इस्तेमाल, किसी भी टॉपिक पर मालूमात हासिल करना या ऑनलाइन गेम्स खेलना, इंटरनेट का इस्तेमाल दुनिया के तकरीबन हर शोबे में देखा जा सकता है। इंटरनेट पर किसी भी कॉन्टेंट को देखने के लिए आपको एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाना पड़ता है जहाँ कॉन्टेंट दस्तयाब होता है। वेबसाइट का नाम कैसे हासिल किया जाए, हमारी वेबसाइट को कौन रजिस्टर करता है और इंटरनेट पर वेबसाइट को कौन कंट्रोल करता है और ये सारा इंतजाम होता कैसे है, इन सवालात के लिए इंटरनेट के कुछ बुनियादी तस्वुरात हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर चलने वाली इस वीडियो का डाटा गूगल या यूट्यूब डाटा सेंटर्स में महफूज किया जाता है जो कि आपसे हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है। इस वीडियो डाटा का इसके सोर्स यानी डाटा सेंटर से एंड यूजर तक की लॉन्ग जर्नी यानी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन बहुत दिलचस्प और नाकाबिले यकीन है। इंटरनेट पर कोई भी कंटेंट जो हम तक पहुंचता है डाटा स्टोरेज डिवाइस में महफूज किया जाता है, जैसे कि मुतल्लिका डाटा सेंटर्स के अंदर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस यानी SSD कहते हैं उसको, बिल्कुल हमारे लैपटॉप में मौजूद हार्ड डिस्क की तरह होता है। दोस्तों ये SSD एक ताकतवर और कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी के तौर पर काम करता है जिसे सर्वर कहते हैं, और सर्वर का काम रिक्वेस्ट पर यूजर को वीडियो या दीगर स्टोर्ड कंटेंट पेश करना होता है। दोस्तों अब चैलेंज ये है कि डाटा सेंटर में महफूज डाटा को अपनी डिवाइस में कैसे मुंतकिल किया जाए। दोस्तों इंटरनेट के इस अमल को समझने के लिए पहले हम IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के तस्वर को समझते हैं। हर वो डिवाइस जो इंटरनेट से मुंसलिक है, चाहे वो सर्वर हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन, इनफरादी तौर पर नंबरों की तरतीब से शनाख्त किया जाता है जिसे IP एड्रेस कहते हैं। जैसे आपके घर का पता आपके घर के एक मुनफरिद शनाख्त है और आपको भेजा गया हर खत आपके घर के पते की वजह से आप तक पहुंचता है। इंटरनेट की दुनिया में IP एड्रेस एक शिपिंग एड्रेस है दोस्तों, जो कि एक कंडुइट के तौर पर काम करता है जिसके जरिए तमाम मालूमात अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती हैं। आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप को आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने एक IP एड्रेस असाइन किया होता है। इसी तरह डाटा सेंटर्स में एक सर्वर का भी IP एड्रेस होता है। सर्वर आपका अपना कंप्यूटर या लैपटॉप हो सकता है, लेकिन बड़ी वेबसाइट्स को डाटा जखीरा करने के लिए अलग और ताकतवर सर्वर की जरूरत होती है, और गूगल या यूट्यूब जैसी लेकिन वेबसाइट के लिए एक पूरा डाटा सेंटर स्टोरेज है। सर्वर वेबसाइट्स को स्टोर करता है, इसीलिए आपके सर्वर का IP एड्रेस जानकर ही वेबसाइट तक रसाई हासिल की जा सकती है। अब एक फर्द के लिए इतने ज्यादा IP एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इस मसले को हल करने के लिए youtube.com या facebook.com वगैरह जैसे डोमेन नेम का इस्तेमाल किया जाता है जो IP एड्रेस से कंपैटिबिलिटी रखते हैं। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेट को हमारे डोमेन नेम के मुताबिक IP एड्रेस कहाँ से मिलते हैं। इस मकसद के लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ी फोन बुक का इस्तेमाल करता है जिसे DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। जिस तरह आपका मोबाइल फोन किसी शख्स का नाम इसके मोबाइल नंबर के साथ सेव करता है, DNS सर्वर डोमेन नेम के मुताबिक एक IP एड्रेस फराहम करता है। मुख्तसर ये कि जब आप अपने वेब ब्राउजर में डोमेन नेम टाइप करते हैं तो ब्राउजर मुतल्लिका IP एड्रेस हासिल करने के लिए DNS सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। IP एड्रेस हासिल करने के बाद आपका ब्राउजर मुतल्लिका डाटा सेंटर्स में सर्वर को डाटा हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। एक बार जब सर्वर को किसी मखसूस वेबसाइट तक रसाई की एप्लीकेशन मौसूल होती है तो डाटा का फ्लो शुरू हो जाता है। दोस्तों आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये डोमेन नेम कौन देता है। ये डोमेन नेम का मतलब दुनिया भर में एक ही वेबसाइट है, लिहाजा किस को इसे रजिस्टर करना या मैनेज करना होता है। आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों किसी भी वेबसाइट के लिंक के दो अहम हिस्से होते हैं, एक डोमेन नेम और एक टॉप डोमेन नेम और एक टॉप लेवल डोमेन। मिसाल के तौर पर youtube.com में YouTube डोमेन नेम है और .com टॉप लेवल डोमेन है। जब भी आप
अपनी वेबसाइट बनाते हैं आपको इस डोमेन नेम को रजिस्टर करना होगा। इसी तरह वेबसाइट पर मौजूद कंटेंट को सेव करने के लिए एक वेब सर्वर की भी जरूरत होती है, जिसका हम पहले तज़किरा कर चुके हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट के डाटा को ज़ख़ीरा करने के लिए अपनी खिदमात फराहम करती हैं। इन्हें होस्टिंग वेबसाइट्स कहा जाता है दोस्तों। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन और पूरे डोमेन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है DNS और ICANN यानी ICANN यानी कि इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। इसका इंटरनेट की दुनिया में बहुत अहम किरदार है दोस्तों। ICANN फैसला करता है कि कौन से टॉप लेवल की डोमेन की इजाजत है। टॉप लेवल डोमेन्स के लिए बाज़ाब्ता ब्रांडिंग की जाती है दोस्तों। वो कंपनियां जो टॉप लेवल की डोमेन खरीदती हैं इन्हें रजिस्ट्रीज कहा जाता है। जैसे .com डोमेन एक कंपनी की मलकियत है जिसे वेरीसाइन कहते हैं। इसके बाद आते हैं रजिस्ट्रार जैसे कि domain.com। दोस्तों ICANN अपने सर्टिफाइड डोमेन रजिस्ट्रार के जरिए डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS मैनेज करता है। रजिस्ट्रार खुद टॉप लेवल डोमेन के मालिक नहीं होते, लेकिन आपको आपका मतलूबा डोमेन नेम भेजने और रजिस्टर करने के लिए ICANN की तरफ से इन्हें ये इख्तियार हासिल होता है दोस्तों। इसी तरह IP एड्रेस का इंतजाम IANA यानी इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी के जरिए किया जाता है। इंटरनेट को इस तरह स्टैंडर्ड बनाना जरूरी है कि दुनिया में बैठा इंसान चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, दुबई में हो, सिंगापुर में हो, लाहौर में या कराची में या फिर इंडिया में, इसकी वेबसाइट दुनिया के तमाम इंटरनेट सार्फिन के लिए काबिल रसाई हो। और ये तभी मुमकिन है दोस्तों जब इंटरनेट पे इन वेबसाइट्स का स्टोरेज और यूजर्स तक डाटा की डिलीवरी का निज़ाम पूरी दुनिया में एक जैसा हो। दोस्तों ऐसा लगता है कि अपनी ब्रॉड पावर्स के साथ ICANN इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकता है और इसी वजह से इंटरनेट का मालिक है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ICANN यकीनी तौर पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन इंटरनेट खुद एक बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है दोस्तों, बल्कि बहुत से अलग नेटवर्क्स का भी एक मजमुआ है। कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट इसी से बनता है और इसी तरह इस नेटवर्क का हर कंप्यूटर या सर्वर एक दूसरे से नेट की तरह जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है और हर कोई इंटरनेट का मालिक है दोस्तों आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के तमाम इंटरनेट सार्फिन और वेबसाइट्स के सर्वर किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान डाटा की मुंतकिली कैसे होती है। दोस्तों डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का आसान तरीका सैटेलाइट का इस्तेमाल है। डाटा सेंटर से एंटीने के जरिए सैटेलाइट को सिग्नल्स भेजे जा सकते हैं और फिर सैटेलाइट से सिग्नल आपके मोबाइल फोन पर आपके करीब मौजूद एक एंटीने के जरिए भेजा जा सकता है। लेकिन डाटा ट्रांसफर का ये तरीका मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इतना मौजू नहीं है। ये सैटेलाइट जमीन के इक्वेटर से तकरीबन 36,000 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है दोस्तों। लिहाजा डाटा ट्रांसमिशन के कामयाब होने के लिए डाटा का कुल 72,000 किलोमीटर के फासला तय करना होगा। इतनी लंबी दूरी सिग्नल रिसेप्शन में नुमाया डिले का बायस बनती है, जो कि ज्यादातर इंटरनेट एप्लीकेशंस के लिए नाकाबिले कबूल है। मजीद ये कि खराब मौसम से ये कम्युनिकेशन मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा बैंडविड्थ की कमी और दीगर तकनीकी मसाइल भी ट्रांसमिशन की इस शक्ल में रुकावट है, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए इतने बड़े पैमाने पर इंटरनेट कम्युनिकेशन बहुत मौजू नहीं होती। अब हम आपको दिखाते हैं कि अमली तौर पर यह सब कैसे होता है। इस मकसद के लिए दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का वसी निज़ाम मौजूद है, जिसके जरिए डाटा को लाइट प्लस के सूरत में मुंतकिल किया जा सकता है। दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर्स नेटवर्क को 3 मुख्तलिफ सतहों में तकसीम किया गया है दोस्तों, जिन्हें टायर कहते हैं। दुनिया के तमाम बरआज़म और ममालिक टायरॉन ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जुड़े हुए हैं। इस मरहले के दौरान इन्हें अक्सर पहाड़ों या समुंदर के नीचे जैसे दुश्वार रास्तों से गुजारना पड़ता है दोस्तों। अगर इनकी क्लासिफिकेशन की जाए तो टॉप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स में वेरिजोन, NTD, AT&T यानी डाटा कम्युनिकेशन शामिल है दोस्तों। इसके नीचे टायर 2 ISPs मुख्तलिफ रियासतों या सूबों और शहरों को मुल्कों के अंदर जोड़ने के काम करते हैं दोस्तों। इसके बाद टायर 3 ISP आते हैं जो कि सिर्फ एक मखसूस इलाके में यूजर्स को जोड़ते हैं, और बैकएंड पे टायर 2 और आखिर में टायर 1 नेटवर्क से जुड़ते हैं। ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां टायर 3 का नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर की बजाय कॉपर वायर के जरिए कायम है। लेकिन जैसे ही आप इंटरनेट से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं आप ऑप्टिकल फाइबर के इस मेन नेटवर्क से जरूर जुड़ जाते हैं। अगर आप सेलुलर यानी मोबाइल डाटा या किसी वायरलेस इंटरनेट डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसके जरिए हासिल करते हैं, तो ऐसी सूरत में सिग्नल या डाटा सबसे पहले ऑप्टिकल केबल के जरिए मोबाइल टावर को भेजा जाता है और फिर डाटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए आपके सेलफोन या इंटरनेट डिवाइस पर मुंतकिल किया जाता है। इसी तरह हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले वायरलेस राउटर भी केबल के जरिए आने वाले सिग्नल को वायरलेस तरीके से आपके मोबाइल या लैपटॉप तक पहुंचाता है। इसी तरह दुनिया के तमाम इंटरनेट सार्फिन ऑप्टिकल फाइबर के इस वसी
नेटवर्क से किसी न किसी तरह जुड़े हुए होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को डाटा पैकेट की शक्ल में भेजा जाता है और इसके लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटोकॉल सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस को डाटा पैकेट्स और इनकी सिक्योरिटी के साथ जोड़ने के लिए कुछ प्रोटोकॉल सब्सक्राइब करते हैं। नो डाउट दोस्तों, इंटरनेट इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन का एक बहुत ही मॉडर्न सोर्स है। आज की इंफॉर्मेशनल वीडियो में हमने इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को समझा और सीखा कि इस वाइड नेटवर्क को बिल्ड और मैनेज करने में कौन कौन हिस्सा लेता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया होगा। मजीद इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।